बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना रेडियो एक्टिविटी, जो कि पर्टिकुलरली एसोसिएटेड है विद द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, लेकिन स्टार्ट में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जो कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हुए हैं कि एक एटम जो है किसी भी मैटर के अंदर कोई भी मैटर जो एटम से कंपोज होता है, और जो एक एटम है उसके सेंटर में एक हैवियर और सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज कोर होती है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द लेस मैसिव नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के सेंटर में ऑक्यूपाई सिर्फ 10⁻⁻15% ऑफ इट्स वॉल्यूम जो वो ऑक्यूपाई करता है। यानी कि इसको अगर हम कंपेयर करें कि जो एटम के अंदर जो ज्यादातर स्ट्रक्चर है वो खाली होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियस की प्लेस कुछ ऐसे जैसे पिंग पोंग बॉल, यानी कि जो एक टेबल टेनिस वाली छोटी सी बॉल होती है, वो आप 2 किलोमीटर रेडियस वाले ग्राउंड के अंदर सेंटर में वो एक छोटी सी बॉल रखते हैं। तो उस ग्राउंड के अंदर जितने छोटा सा वो बॉल लगेगा, उसी तरह ही एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसने स्पेस ऑक्यूपाई की होती है। दैट मीन्स कि न्यूक्लियस का साइज तो छोटा होता है, बट वो हैवियर होता है, उसका मास ज्यादा होता है, और बाकी जो इसका एरिया है साइडों पे जो खाली एरिया है वहां पर इसके जो लेस हैवियर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रोटेट करते रहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो इसके साथ चीजें एसोसिएट है बड़ी बेसिक सी एटम के साथ, दैट इज एन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, या जिसको हम जो है चार्ज नंबर भी कहते हैं, ये असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं हम उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन आ जाता है न्यूक्लियन या मास नंबर, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये इक्वल होता है जी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स के। लास्ट में हमारे पास आ जाता है न्यूट्रॉन नंबर, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। ये जो तीन सिंबल्स हैं, या बेसिकली ये ज्यादातर तो ये दो ही इस्तेमाल होते हैं, जी जो एटॉमिक नंबर है और ए जो है वो मास नंबर है। ये नंबर जो है वो किसी भी न्यूक्लियाई के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि किसी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर में उस न्यूक्लियाई का सिंबल होता है, और नीचे जो है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या उसका प्रोटॉन नंबर होता है, और यहाँ पर ऊपर जो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और फॉर एग्जांपल जैसे कि एक आयरन का एक यहाँ पे न्यूक्लियन दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि आयरन में ऊपर 56 नीचे 26 लिखा हुआ, विच मीन कि नीचे 26 का मतलब ये कि उसमें 26 प्रोटॉन्स हैं, और ऊपर 56 में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन वो इकट्ठे हैं, तो 56 में 26 माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास 30 न्यूट्रॉन्स बचते हैं। इसे अक्सर जो है वो नीचे वाला नंबर स्किप कर दिया जाता है, क्योंकि ऊपर वाले नंबर में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो अमूमन इसको, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 15 और 7 होता है, तो 7 इसका निगलेक्ट कर दिया जाता है, तो हम इसको नाइट्रॉन 50 लिखते हैं या नाइट्रोजन 15 ऐसे। तो जब किसी न्यूक्लाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसके ऊपर और नीचे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर्स जो है वो मेंशन किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिव डिके के बारे में। व्हाट इज अ रेडियो एक्टिव डिके? The spontaneous release of subatomic particles, electrons and protons are gamma rays by unstable atom, as their nuclei tend to break apart into other particles to attain stability is called radioactivity। यानी कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबल होने के लिए कुछ पार्टिकल्स एमिट करते हैं। वो प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, रेडिएशन भी हो सकती हैं। तो उन पार्टिकल्स या रेडिएशन की एमिशन के बाद वो कोशिश ये करते हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई की अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएं। तो इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये एक स्पॉन्टेनियस रिलीज है, अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके दौरान जो है वो 3 तरह के जो कंपोनेंट है वो रिलीज होते हैं। नंबर 1 इज अल्फा। ये अल्फा पार्टिकल्स, या इसको इन आम जो इन फेम में हम इसको हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। सेकंड इज द बीटा, जिसके पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन की फॉर्म में एमिट होते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास गैमा, गैमा जो है ये रेज हैं जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो ये 3 तरह के जो कंपोनेंट्स है जो रिलीज होते हैं न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव डिके के दौरान। अल्फा
ये हैवी पार्टिकल्स है, बीटा है और साथ में गामा जो है वो रेडिएशन है। और इसके बाद जो न्यूक्लियाई है वो अमिट करके स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, और वो तमाम न्यूक्लियाई जो इन पार्टिकल्स को या रेडिएशन को अमिट नहीं करते, हम उनको स्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं। उनको जरूरत ही नहीं होती रेडियो एक्टिविटी शो करवाने में। ओके जी, अब एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाया गया क्या, जिसके जरिए आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो पार्टिकल्स या रेडिएशंस निकलती हैं वो 3 टाइप्स की ही होती हैं। वो क्या है जी, उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक जो वो लेड सिलेंडर लिया हुआ, और उसके लास्ट में ये एक फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो प्लेस की गई है, और यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो इस तरह से रखा गया है कि उसकी साइडों पर ग्रेफाइट की कवर है, ताकि जो इसमें एमिटेड पार्टिकल है वो सिर्फ आगे की तरफ ही जाए। और इस चैम्बर के ऊपर एक इनटू द पेपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई किया गया है। यू विल सी कि यहाँ पर जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर 3 जगहों पर स्पॉट बनता है, विच मीन जो 3 तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर नजर आते हैं। एक तो बिल्कुल स्ट्रेट पार्टिकल है, विच मीन उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसको हम गैमा रेज कहते हैं। फिर एक जो अपर डिफ्लेक्ट होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होने की निशानी है, क्योंकि इनटू द पेपर पार्टिकल है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अगर हम इस्तेमाल करें तो इसके मुताबिक जो फोर्स है उसके ऊपर जो पार्टिकल्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, विच मीन अपवर्ड जो पार्टिकल जा रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे, और जो डाउनवर्ड नीचे आ रहे हैं वो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव पार्टिकल हैं, जिनको बीटा रेज कहा जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो 3 तरह के कंपोनेंट से रिलीज होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, और इस एक्सपेरिमेंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्या फोटोग्राफिक प्लेट के पीछे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो अगेन आपको 3 डेविएशंस मिलेगी, अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा पार्टिकल ये टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट होंगे, विच कंफर्म्स के अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जो बीटा पार्टिकल है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डायफ्लेक्ट होंगे, जिसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जो गामा रेडिएशन है बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, विच मींस कि ये न्यूट्रल जो है वो रेडिएशन है, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब हम इन एमिशंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ये एमिशन किस नेचर की होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फा एमिशन की। अल्फा पार्टिकल असल में हीलियम न्यूक्लाई है, मतलब उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं जो आपस में बाउंड हुए होते हैं। ये न्यूक्लियस से निकलते हैं, और इनकी जो रेशियो प्रोटॉन और न्यूक्लियस की वो बहुत कम होती है। तो अल्फा एमिशन जो है वो उनमें होते हैं जो बहुत ही लार्ज एटम्स हो, मतलब हाई एटॉमिक नंबर वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें से अल्फा डिके, अल्फा एमिशन होता है। दूसरा एमिशन है हमारे पास जी बीटा एमिशन। बीटा एमिशन क्या है जी, ये असल में बीटा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये असल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है जो अमिट होते हैं, जो फर्दर डिकी आउट होकर प्रोटॉन और उसके जो न्यूट्रॉन है, फ्री न्यूट्रॉन्स है जो प्रोटॉन और एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। एक एक्सेसिव न्यूट्रॉन जो है वो इसके अंदर रिलीज होता है, जो ट्रांसफॉर्म होता है प्रोटॉन में, और देन वो स्टेबल हो जाता है आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रॉन। ओके जी, उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है गेमा एमिशन। गैमा एमिशन जो क्या है, ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ये रेडिएशंस है विच मीन के इनका कोई मास नहीं होगा, इन पर कोई चार्ज भी नहीं होता, बट ये सिर्फ रेडिएशंस है। इनकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई होती है। अच्छा जी, नीचे जो हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें इनका कंपैरिजन किया गया कि अल्फा, बीटा और गामा की कंपोजिशन क्या है। अल्फा जो है वो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन है, जबकि जो बीटा है वो एक इलेक्ट्रॉन है, और जो गामा है वो असल में हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। और इनकी वजह से एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि इनका मास कोई नहीं होता। अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी होते हैं, इसलिए मास लॉस हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज कैरी कर रहे होते हैं, मास इनका कम होता है, इसलिए इनका चार्ज का लॉस होता है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास इनकी जो एबिलिटीज है हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयोनाइजिंग एबिलिटी की। तो अब आयोनाइजिंग एबिलिटी असल में वो फिनोमेना है जो रेडिएशन जो है वो मैटर को पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि एबिलिटी ऑफ दीज पार्टिकल टू कन्वर्ट अ मैटर इनटू इट्स आयंस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में जो कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी हम उसको आयोनाइजिंग एबिलिटी कहते हैं। तो इन 3 टाइप्स के अंदर जो अल्फा है, अल्फा रेडिएशन जो है
ये इनकी आयनाइजेशन एबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि इनका मास जो है वो ज्यादा होता है। जबकि बीटा का मास कम होता है, तो इनकी जो आयनाइजिंग पावर है वो अल्फा की निस्बत कम होती है। जबकि जो रेडिएशन है, गैमा रेडिएशन है, इनकी आयनाइजिंग पावर सबसे कम होती है। उसके बाद ही हम बात कर लेते हैं रिलेटिव पेनिट्रेशन एबिलिटीज की। रिलेटिव पेनिट्रेशन एबिलिटी कहते हैं कि किसी चीज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डीपली पेनिट्रेट कर सकता है किसी मटेरियल में। तो अब इस तरह अल्फा बीटा गैमा तीनों की जो पेनिट्रेशन पावर्स है वो भी डिफरेंट है। सबसे ज्यादा चूंकि अल्फा पार्टिकल्स है ये हैवियर पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये हवा के अंदर सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही मूव कर सकते हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गैमा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल हार्डली एक पीस ऑफ पेपर जो है वो उसको क्रॉस कर पाता है। उसके बाद हमारे पास बीटा आ जाते हैं। बीटा की जो पेनिट्रेशन पावर है ये फ्यू मिलीमीटर होती है, और ये तकरीबन एक एल्यूमिनियम फॉयल तक जो है उसको कवर कर लेती है, तकरीबन 1 मीटर तक जो है वो हवा के अंदर मूव कर सकती है। जबकि गैमा रेज जो है इनकी जो पावर है वो इनफाइनाइट रेंज है, क्योंकि ये रेडिएशंस है और बड़ी आसानी से कई लेड और कंक्रीट के ब्लॉक्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। एक कंपैरिजन के तौर पर अगर आप इन तीनों रेडिएशंस को अपने हाथ पे फॉल करवाएं तो अल्फा पार्टिकल इजीली जो हाथ आपके हाथ से एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जबकि जो बीटा पार्टिकल्स है वो इजीली हाथ में से तो निकल सकते हैं, बट कंक्रीट उनको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। इन द लास्ट जो गैमा रेडिएशंस है वो आपके हाथ को और जबकि कंक्रीट तक के अंदर वो इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो गैमा रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के बारे में। अब न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या है? अब न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन समझने के लिए हमारे पास जो अब तक 3000 न्यूक्लियाइड्स है वो नाउन है, उनमें से सिर्फ 257 ऐसे न्यूक्लियाइड जो स्टेबल है, जिनको रेडियो एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती या वो अनस्टेबिलिटी में नहीं है, इसलिए उनपे कोई एक्टिविटी नहीं होती। बाकी जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं और वो रेडियो एक्टिविटी के बाद स्टेबल हो जाते हैं। तो बिफोर रेडियो एक्टिविटी हम उनको पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, और आफ्टर द चेंजेस जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो नए एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, हम उनको डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। इनके पेरेंट न्यूक्लियस कुछ चेंजेस के बाद, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जो नए मटेरियल में स्टेबल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब इसके लिए वो 3 तरह का डिके करते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गैमा डिके। अब अल्फा डिके के अंदर जो ओरिजिनल पेरेंट न्यूक्लियाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है एक डॉटर न्यूक्लियाई में बाय एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि इसमें एक अल्फा पार्टिकल जो एमिट होता है और जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो कन्वर्ट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में। अब अल्फा पार्टिकल हम पीछे डिस्कस कर चुके हुए हैं, इज जस्ट लाइक अ हीलियम पार्टिकल, यानी कि उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, विच मींस कि अगर कोई पार्टिकल अल्फा डिके में से गुजरता है तो उसका जो मास नंबर है वो 4 से कम हो जाएगा, क्योंकि मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और जब अल्फा डिके होता है तो उसके साथ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अमिट होते हैं, विच मींस कि जो उनका ओवरऑल मास है वो 4 से कम हो जाएगा और जो उनका प्रोटॉन नंबर है वो 2 से कम हो जाएगा, और साथ में एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा। Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज। एग्जांपल के तौर पर आप ये यूरेनियम का देख लें, यूरेनियम 238 और 92 जब ये टूटता है, ये डिके करता है, अल्फा डिके करता है, तो इसमें से एक हीलियम पार्टिकल निकलता है और इसका मास नंबर 4 से कम हो जाता है और उसके जो प्रोटॉन नंबर है वो 2 से कम हो जाता है, और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसको हम अल्फा मिशन कहते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है जी बीटा डिके या बीटा एमिशन। तो बीटा डिके में क्या होता है जी, कोई पार्टिकल जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो एक बीटा पार्टिकल को रिलीज करके डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, और बीटा पार्टिकल डिके के दौरान जो पार्टिकल है उसका एक जो प्रोटॉन है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल जो कार्बन 14 और 60 जब ये डिके करता है तो ये इसका मास नंबर तो हो ही रहता है, प्रोटॉन एक कम हो जाता है, क्योंकि एक बीटा उसने डिके किया, साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है लास्ट में जी गैमा डिके। अब गैमा चूंकि रेडिएशन है तो मतलब इसमें ना कोई प्रोटॉन नंबर पर फर्क पड़ता है
ना न्यूट्रॉन नंबर पर फर्क पड़ता है, बस उस पार्टिकल की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो रेडिएशंस हैं ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, तो जब ये एमिट होती है तो ओवरऑल एटम की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। तो यू कैन सी कि जब कोई हमारे गैमा रेडिएशन एमिट होती है, गैमा डिके होता है, तो उसमें मास नंबर और प्रोटॉन नंबर जो है वो सेम रहता है, जस्ट गैमा रेडिएशन जो हाई एनर्जी रेडिएशन है वो उसमें से एमिट हो जाती हैं। तो इस तरह ये तीन प्रोसेसेस हैं, इन तीन डिके की मदद से जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो इन तीन एमिशंस के जरिए स्टेबल यानी कि डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें जो चेंजेस आते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करें एक्टिविटी के यूनिट्स की, तो इसका जो यूनिट है दैट इज अ क्यूरी, जिसको CI से डिनोट किया जाता है, जो कि 3.70 into 10 power 10 डिकेज पर सेकंड है, यानी कि इतने डिके इवेंट्स होते हैं पर सेकंड में, तो हम उसको कहेंगे कि वो एक क्यूरी डिके है। और जो ऐसा यूनिट है इसका वो बैकरल है, और बैकरल को हम BQ से इंडिकेट करते हैं। एक क्यूरी इतने बैकरल्स के बराबर होता है, यानी कि 3.70 into 10 power 10 डिकेज पर सेकंड हो, तो हम कहेंगे कि वो एक बैकरल होता है। ये दो यूनिट्स हैं जो दो साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जी हिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। तो सबसे पहले जो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी 1896 में हेनरी बैकरल, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सीडेंटली जो है वो उसको डिस्कवर किया था। उसमें उन्होंने क्या देखा था कि कुछ जो फोटोग्राफिक प्लेट है, अगर उनको कवर भी किया हो तब भी वो धुंधली हो गई है, क्योंकि उनके पास एक पोटेशियम सल्फेट जो पड़ा हुआ था, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो ये कंफर्म कर रहा था कि रेडियो एक्टिविटी हो रही है, और उसके नतीजे में जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन थी उसकी रेडियो एक्टिव डिके की, जो 1896 में हेनरी बैकरल ने की थी। फिर सेकंड जो इन्होंने सबसे ज्यादा जो रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस साइंटिस्ट वाज डाइड ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। ये कपल थे दोनों, और 1867, 1934 और 1859, 1906 तक इन्होंने काम किया, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने इस पे की थी। और जो मैडम क्यूरी थी उन्होंने रिपोर्ट की थी डिस्कवरीज ऑफ टू अननोन एलिमेंट्स दैट आर पोलोनियम एंड रेडियम। ओके जी, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी पे काम किया है। अब एक मेजर फिनोमेना जो आपको देखने को मिलता है रेडियो एक्टिविटी के दौरान, दैट इज अ हाफ लाइफ। जैसे कि नेम सजेस्टिंग हाफ लाइफ, द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन अ सैंपल टू डिके इज कॉल्ड हाफ लाइफ। यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी ओरिजिनल अमाउंट का हाफ रह जाए, वो इसकी हाफ लाइफ करवाता है, कहलाता है। यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर कोई एलिमेंट उसकी आधी अमाउंट को डिके आउट कर जाता है। इसको समझने के लिए आप इस ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं। एज यू कैन सी कि इस ग्राफ के अंदर हमारे पास जो एक मटेरियल है उसकी हाफ लाइफ को दिखाया गया है। यहाँ पर इस साइड पर हाफ लाइफ है और इस साइड पर परसेंटेज ऑफ द सैंपल है। देखिए ओरिजिनली 100% जो एलिमेंट है वो मौजूद है, जिसको हम एन नॉट से जो डिनोट करते हैं, बट आफ्टर वन हाफ लाइफ एन नॉट बाय टू, यानी कि वन हाफ लाइफ, या उसको कह सकते हैं कि एन नॉट को आपने मल्टीप्लाई किया एक हाफ लाइफ से, तो ओरिजिनल अमाउंट का 50% रह गया। एंड अगेन जब सेकंड हाफ लाइफ आई, दैट इज 1.2 एंड 1.2, तो ये होगी जी 1.4, तो ये 50 का अगेन और हाफ होगा 25, और अगेन नेक्स्ट हाफ लाइफ में n नॉट बाय 8, n नॉट बाय 16, और उसी तरह मटेरियल जो है वो हाफ ऑफ डिके आउट होता जाएगा। तो फिफ्थ हाफ लाइफ में जो मटेरियल ओरिजिनल अमाउंट का 6.2% जो है वो रह गया है। ओके जी, फर्दर इसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें आप देखिए आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ जो ओरिजिनल अमाउंट का वो हाफ रह गया, इसका सेकंड हाफ लाइफ में इसकी पावर 2 हो जाएगी, थर्ड में 3 हो जाएगी। तो इसको इन जनरल अगर हम कहें तो हम उसको इन जनरल कुछ इस तरह से लिखते हैं 1/2 n पावर n और n नॉट। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल n है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स को, और अगर आप इसकी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा t by t1/2, which means time period it take
to decay half of its original amount. This is known as हाफ लाइफ। यहाँ पर इस टेबल के अंदर कुछ मटेरियल्स की हाफ लाइफ दी गई है जो कुछ की फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है और कुछ की डेज में है और कुछ की आप देख सकते हैं कि कई सालों में, हजारों सालों तक। यूरेनियम 238 की 4.45 इंटू 10 रेज 9 ईयर्स, इतनी ज्यादा अमाउंट में ये मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो बनते हैं यूरेनियम को उसके ओरिजिनल अमाउंट का हाफ रहने के लिए। और यहाँ पर एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया गया जिसकी मदद से आप एक मटेरियल की जो हाफ लाइफ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।